हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th अकाउंट्स के चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का थर्ड टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यानी कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू रीअसेस करके देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इस ओवरऑल रीवैल्यूएशन में हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि नए पार्टनर के एडमिशन पे ये काम हो रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू पार्टनर जो है अनअफेक्टेड रहेगा इससे। इसका जो भी इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर पड़ेगा। और जब इफेक्ट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर आता है तो वो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो शेयर किया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस कॉन्सेप्ट में दो चीजें आती हैं, जर्नल एंट्री भी आता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आता है। मैं हमेशा पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट समझाता हूं, क्योंकि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री की फॉर्मेशन बड़ी इजी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू जब हम करते हैं, तब क्या होगा, जितने भी लॉसेस हैं रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो आ जाएंगे डेबिट साइड पे, और जितने भी गेन्स, जितने भी फायदे हैं रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो आ जाएंगी क्रेडिट साइड पे। अब हमें एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड फायदे और नुकसान कौन से होते हैं एक एक करके कंसीडर करते हैं। अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, ये फायदा है, क्रेडिट साइड पे आएगा। एसेट की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई, घाटा है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, घाटा है, डेबिट साइड पे आएगा। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, फायदा है, क्रेडिट साइड पे आएगा। हमने देखा कि कोई एक एसेट हमारे पास पड़ा हुआ था जिसको हम गलती से रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, अनरिकॉर्डेड एसेट, फायदा है, ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट साइड पे। ऐसे ही कोई लायबिलिटी थी जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, नुकसान है, डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल छोटा है, ऑब्वियसली बात है हमें गेन हो रहा है, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनकी ओल्ड पीएसआर यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी यानी कि हमारा नुकसान है, और नुकसान को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए कि इस अकाउंट से, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे बनती है। अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हुई तो रीवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट होगा, रीवैल्यूएशन टू एसेट अकाउंट, रीवैल्यूएशन टू एसेट अकाउंट। यहां पर कौन सा, जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो, क्लियर है। रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज अकाउंट, जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज अकाउंट। मैंने इंडिविजुअली क्यों लिख दिया, क्योंकि उस पर्टिकुलर एसेट या उस पर्टिकुलर लायबिलिटी का नाम आएगा। फिर रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, ये भी नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसी तरीके से अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री देख लो, एसेट टू रीवैल्यूएशन, कब, जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट टू रीवैल्यूएशन जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो, लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन जब लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट टू रीवैल्यूएशन जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिल गया तो, अनरिकॉर्डेड एसेट टू रीवैल्यूएशन, ये कब है, फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट। जो यहां लिखा हुआ है सेम चीज है। फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कब, अगर हमें रीवैल्यूएशन पे लॉस हो। तो कितना आसान है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, डेबिट साइड पे नुकसान, क्रेडिट साइड पे गेन, और रीवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री कितनी इजीली बन जाती है वो भी हमने देख लिया। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर इसके प्रैक्टिकल पार्ट को स्टार्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक एक करके चीजें करते हैं। सबसे पहले जो भी हमने टॉपिक करा, इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री करेंगे। मैं आपको रीवैल्यूएशन के अकाउंट के जो क्वेश्चन है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन जब हम करेंगे उसी टाइम पे कवर करवा दूंगा। अभी हम सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 39। इसमें कहता है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है Z की एडमिशन पे। अगर X और Y पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। फर्स्ट केस में कहता है कि फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपए से बढ़ गई है। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि बाय और टू में क्या फर्क है। बाय और टू में क्या फर्क है? अगर हम कहते हैं कि फर्नीचर की वैल्यू थी, फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू थी ₹50,000, या फर्नीचर छोड़ो, हम यहां पर इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की ओल्ड वैल्यू यानी कि लास्ट ईयर जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करी थी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी? ₹50,000। एडजस्टमेंट में हमें क्या देता है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी इंक्रीज बाय ₹10,000, कि हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए से बढ़ा देनी है। बाय, तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की? पहले वैल्यू थी 50,000, 10,000 पे वैल्यू बढ़ गई तो न्यू वैल्यू आ गई ₹60,000। सेकंड केस ले लेता हूं कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹80,000, कि 80,000 तक ले जाओ। टू यानी कि 80,000 से नहीं बढ़ानी, 80,000 तक ले जानी है। तो इसका मतलब न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ₹80,000। इसके अंदर यानी कि जो इंक्रीमेंट आना था वो पहले ही हमें दे दिया। क्लियर है कि टू और वाई में क्या फर्क होता है? एक मिनट जरा, तो यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अपनी इलस्ट्रेशन 39 कंटिन्यू रखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपए से बढ़ा दो, 10,000 से इंक्रीज कर दो। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हो रहा है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹10,000। क्लियर है? इजी है। सेकंड पार्ट, फर्नीचर की वैल्यू को 40,000 तक ले जाओ। पुरानी वैल्यू थी 20,000, 40,000 तक लेके जानी है, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 20,000 पे बढ़ रही है। अगेन हो तो फायदा ही रहा है, तो जर्नल एंट्री सेम रहेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। क्लियर है? थर्ड पार्ट, फर्नीचर की वैल्यू को 120% कर दो उसकी पुरानी वैल्यू की। पुरानी वैल्यू थी 50,000, पुरानी वैल्यू थी 50,000। न्यू वैल्यू क्या करनी है? 120% करनी है, यानी कि 50,000 का 120% मतलब अपॉन 100। तो ये क्या आ गई? 60,000 वैल्यू आ गई। पुरानी वैल्यू थी 50,000, न्यू वैल्यू है 60,000, यानी कि 10,000 से फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बिल्कुल ठीक, फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन 10,000। तो थर्ड पार्ट में सेम जर्नल एंट्री जो कि हमने पार्ट 1 में पास करी थी, सेम जर्नल एंट्री। क्लियर है जी? फोर्थ पार्ट, स्टॉक को अंडर वैल्यू किया हमने बाय 10%। बुक वैल्यू थी 18,000, बुक वैल्यू थी 18,000 और हमने स्टॉक को अंडर वैल्यू किया हुआ है बाय 10%। अब बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं? 18,000 का 10% 1800 लिख दिया जी। गलत, हमने स्टॉक को 10% कम लिखा है और कम लिखने के बाद उसकी वैल्यू है 18,000। तो इसे हम कैसे करेंगे? जैसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इसे, कि लेट ओरिजिनल वैल्यू क्या है? x, ठीक है जी। न्यू वैल्यू क्या है? x माइनस 10% ऑफ x, क्योंकि 10% उन्होंने अंडर वैल्यू की है, और ये x माइनस 10% ऑफ x किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। समझ में आ रहा है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसको 10% कम कर देंगे तो न्यू वैल्यू किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। तो x माइनस 10 अपॉन 100x इज इक्वल टू 18,000। 0 से 0 कट गया। x माइनस x बाय 10 इज इक्वल टू 18,000। 10 एलसीएम, 10x माइनस x इज इक्वल टू 18,000। 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 18,000। x आ जाएगा 18,000 इंटू 10 बाय 9, x आ गया ₹20,000। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू थी स्टॉक की 20,000, रिड्यूस्ड वैल्यू है 18,000, यानी कि 2,000 का हमें नुकसान हो गया। तो अब ये जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा ₹2,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, आप मुझे कॉल तो हमेशा कर ही सकते हो, लेकिन एक और आसान तरीका क्या होता है कि आप वीडियो को रिवाइंड करो और फिर उस चीज को दोबारा सुनो। नहीं समझ में आया? तिबारा सुनो, चौबारा सुनो। जितनी बार आप सुनोगे आपके अंदर कॉन्सेप्ट घुस जाएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी? तो हमने ये कर लिया फोर्थ पार्ट। हमने यहां एक गलती कर दी। क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने स्टॉक को अंडर वैल्यू किया हुआ है, अंडर वैल्यू किया हुआ है, जो वैल्यू थी हमने उसे कम करी हुई है तो उसे बढ़ानी है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? 2,000 वैल्यू उसकी बढ़ेगी, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू कम करी हुई थी तो हमें स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी थी। अगर हमने बढ़ाई होती, ओवर वैल्यू की होती और तब कम करनी होती, तब वही एंट्री बनती। यहां पर उल्टा हुआ है कि हमने स्टॉक की वैल्यू को कम माना हुआ था, जबकि वैल्यू थी ज्यादा, तो यहां बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने का यानी कि फायदा हो गया, तो जनरल एंट्री होगी स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। फिफ्थ पार्ट इसमें कहता है कि स्टॉक ओवर वैल्यू था 10% से और अब स्टॉक की वैल्यू है 22,000। ओवर वैल्यू था 10% से और अब स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? ₹22,000 है। तो मैं वही मान लूंगा, लेट ओरिजिनल वैल्यू क्या थी स्टॉक की? x
प्लस 10% ऑफ एक्स किसके बराबर है? ₹22,000 के बराबर है। x प्लस 10x बाय 100 इज इक्वल टू 22,000। 100 LCM 100x plus 10x is equal to 22,000. 110x by 100 is equal to 22,000. 0 से 0 कट गया, x आ जाएगा 22,000 into 10 by 11, x आ गया 20,000। यानी कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू थी 20,000, हमने गलती से उसे लिख दिया 22,000। तो हमें अब 2,000 वैल्यू स्टॉक की कम करनी है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक ₹2,000। स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहां लिख दिया, इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस समझो, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस समझो। जो बारीक पॉइंट्स यहां पर कवर हो रहे हैं, अगर आपने यहां पर ग्रिप अच्छी बना ली, तो जब हम बिग क्वेश्चंस करेंगे, जिसे हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कहते हैं, हम वो करेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन क्या होता है? सारे पार्ट्स को कंपाइल करना। तो अगर हमने हर चीज में महारत ऑलरेडी हासिल कर ली, तो जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? सिक्स्थ पॉइंट, ये क्या कहता है? मार्केट वैल्यू है स्टॉक की 25,000, जबकि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू दिखा रखी है 20,000। यानी कि हमें यहां क्या करना है? 5,000 से स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है। फायदा हो गया, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। मार्केट वैल्यू थी 25,000, हमने अपनी बुक्स में दिखा रखी है 20,000, तो 5,000 पे बढ़ानी है। फायदा हो गया, जर्नल एंट्री होगी स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है? सेवंथ पॉइंट, इसमें कहता है मशीनरी मिस्टर एक्स ने ले ली 80,000 रुपए की, जबकि इसकी बुक वैल्यू क्या थी? ₹60,000। तो यहां दो जनरल एंट्री है, एक तो बुक वैल्यू थी 60,000 और मिस्टर एक्स ने ले ली 80,000 रुपए की। तो पहली बात तो हमें 20,000 रुपए का फायदा हो गया। जब फायदा होएगा तो हम क्या लिखेंगे? मशीनरी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 20,000, क्योंकि 60,000 वाली हमारी 80,000 रुपए की किसने ले ली? मिस्टर एक्स ने ले ली। सेकंड जनरल एंट्री क्या बनेगी? कि एक्स हमें पैसा तो दे नहीं रहा, तो एक्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो उसमें बन जाएगी एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू मशीनरी अकाउंट 80,000। ये क्या हुआ? एक्स की कैपिटल रिड्यूस होगी, कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो डेबिट हो जाता है, और बिजनेस से एसेट चला गया, मशीनरी चली गई, एसेट का डिक्रीज क्रेडिट होता है। तो ये लॉजिक है जनरल एंट्री बनाने का। 8th पॉइंट कहता है 1/3 ऑफ अ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय मिस्टर वाई फॉर 30,000। मिस्टर वाई ने एक मशीनरी का 1/3 हिस्सा 30,000 का ले लिया और बैलेंस को रीवैल्यू किया गया 57,600 पे।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मशीनरी की बुक वैल्यू है कितनी, ₹72,000। इसका 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ 72,000 कितना बनता है, 24,000 बनता है। ये 24,000 की जगह 30,000 में ले लिया मिस्टर वाई ने। ठीक है जी। और बचा हुआ हिस्सा, ऑब्वियसली बात है 2/3 हिस्सा बचा था 72,000 का, जिसकी वैल्यू होगी 48,000। इसको रीवैल्यू किया गया कितने पे, 57,600 रुपीज पे। इसे बेच वगैरह हम कुछ नहीं रहे, सिर्फ हमने रीवैल्यू कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, रीवैल्यूएशन में यहां पर फायदा आ रहा है 9,600 रुपए का, यहां पर फायदा आ रहा है 6,000 रुपए का। तो टोटल रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन क्या था, मशीनरी, कितना आया जी, 9,600 प्लस 6,000, 15,600। तो पहली जनरल एंट्री तो ये बन जाएगी कि मशीनरी टू रीवैल्यूएशन 15,600। दूसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी कि इतने वाली मशीनरी तो क्या हुआ, मिस्टर वाई ले गए तो वाई की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। सेम जनरल एंट्री ऊपर वाले केस की तरह बनेगी कि वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, कितने के लिए इन्होंने, 30,000 रुपीज के। जितने की थी वो मायने नहीं रखती, क्योंकि हमने अपनी एसेट्स को रीवैल्यू ऑलरेडी कर लिया। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट में कहते हैं जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था और हमने P&L अकाउंट में डेबिट भी कर दिया था, उसमें से 5,000 रुपए को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये 5,000 क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, फायदा हो रहा है। तो क्या हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, या फिर आप इसे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी ले सकते हो, बात एक है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹5,000। 10th पार्ट, एक्सपेंसेस है रिवैल्यूएशन के, हमने रिवैल्यूएशन का प्रोसीजर कराया, उसका खर्चा आया 5,000 रुपए, जो कि मिस्टर एक्स पे कर रहे हैं। अब खर्चा है, नुकसान ही है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो डेबिट साइड पे आएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है ₹5,000। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का नुकसान है, नुकसान डेबिट साइड पे आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो जनरल एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 11th पॉइंट, एक डेटर जिससे हमने 14,000 रुपए लेने थे, इसको हम बैड डेब्ट मान चुके हैं, उसने 10,000 रुपए दे दिए फुल सेटलमेंट पे। ठीक है जी,
हम तो अपनी बुक्स में से उड़ा ही चुके थे, उसे पूरा बैड डेब्ट मान चुके थे। जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसमें दो जनरल एंट्री बनेगी। पहला तो जो डूबा हुआ पैसा मिला कंपनी को, उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। दूसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी कि ये हमारा फायदा हुआ है। फायदे कहां आते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बैड डेब्ट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैड डेब्ट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसे कॉपी कर लीजिए। अच्छा, यहां हमने अमाउंट नहीं लिखा। अमाउंट कितना था, 10,000 हमें डूबे हुए मिले हैं, तो 10,000 यहां पर अमाउंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यह हमने रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री थी हमने वो कवर कर ली। इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट कराऊंगा इस चैप्टर का, जो कि है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स। ठीक है जी? तो फोर्थ पॉइंट का नाम है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रिजर्व्स एंड accumulated profits और losses। सबसे पहले आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि रिजर्व क्या थे, वो पैसा जो हमने प्रॉफिट से साइड में रख दिया था और बांटा नहीं था कि ये पैसा बाद में कभी काम आएगा। था तो वो प्रॉफिट ही, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। तो यहां पर क्या होगा, जब नया पार्टनर आ रहा है तो हम उसे फ्री का पैसा क्यों दे, जो हमने अपनी मेहनत से प्रॉफिट को अनडिस्ट्रीब्यूट किया था तो हम पुराने पार्टनर से उसे बांटेंगे। तो जो रिजर्व्स होंगे जितने भी तरीके के बनाए होंगे, इसके ऊपर हक सिर्फ पुराने पार्टनर्स का होगा। सेम चीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी वही है जो हमने रिजर्व्स की बात करी। और लॉसेस कि अगर कोई लॉस हुआ है तो उसका भी जो भुगतान है सिर्फ पुराने पार्टनर्स ही करेंगे, नया पार्टनर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जब हमने हिडन गुडविल निकाली थी तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स कुछ बताई थी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होती हैं वही रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के टॉपिक में आती हैं। जैसे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्लियर है या नहीं? इसके बाद अब जो एसेट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होती हैं, एक तो वो गुडविल होती है, और क्या होता है, अच्छा यहां पर एक P&L अकाउंट भी आता है, एक P&L अकाउंट यहां पे भी आता है। जो ये P&L अकाउंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को, और ये जो P&L अकाउंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को। ठीक है जी? अब और क्या यहां पर आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसका दूसरा नाम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है।
ठीक है जी। ये सारी चीजें, ये एसेट साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है और ये लायबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, जिसे हम रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। ये जरा कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन 43। इसमें कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, सी को एडमिट किया जा रहा है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। सी की एडमिशन पे ए और बी की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था 60,000 का, जनरल रिजर्व था 60,000 का। हमें पता है जनरल रिजर्व कहां आता है, लायबिलिटी साइड पे आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे दिया हुआ था, वो है 20,000 रुपए का। एसेट साइड पे जो P&L अकाउंट दिया हुआ था वो है 20,000 रुपए का। बताओ कैसे जर्नल एंट्री आप इसकी करोगे। बेटे सबसे पहले तो हमें यह पता है कि इसका इफेक्ट नए पार्टनर में नहीं आएगा। अब ये जो जनरल रिजर्व है, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा आराम से। ये बैलेंस शीट है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व हमें यहां दे रखा है जो कि है 60,000, और P&L अकाउंट हमें दे रखा है जो कि है 20,000। हम बनाएंगे ये पैसा कहां डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ये बात तो हमें क्लियर है। इसमें क्या होती है बच्चों, रिवर्स एंट्रीज होती हैं जिसे हम क्रॉस एंट्री कहते हैं। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो P&L अकाउंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यह बात समझ में आती है। अब जनरल रिजर्व जो बटेगा, जब ये P&L की क्रेडिट साइड पे जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो होती है जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व से इन पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, और इस P&L अकाउंट से, क्योंकि ये लॉस रिप्रेजेंट कर रहा था, इससे इनकी कैपिटल रिड्यूस होगी। तो जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ठीक है जी, यहां पर एक मैंने छोटी सी गलती कर दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें मेंशन करना चाहिए था, वहां तो एक जर्नल एंट्री थी, यहां पर स्पेसिफिक जर्नल एंट्री है। वहां पर कॉन्सेप्ट था, यहां पर प्रॉपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए और बी हैं, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कितना बैलेंस था, 20,000। 20,000 को 5:3 में बांटना है, 5 + 3 8, 20,000 को 8 से डिवाइड किया 2,500, 2.5 × 5 12,500, 2.5 × 3 7,500। क्लियर है। अब जो जनरल रिजर्व है हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जनरल एंट्री होगी, क्या होगी, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जनरल रिजर्व टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट था 60,000, इसे भी हम 5:3 में करेंगे डिवाइड। ठीक है जी, तो अमाउंट क्या आ जाएगा 37,500
और 22,500। क्लियर है ये? इसे कॉपी कर लीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम इसमें दो केसेस को डील करेंगे। वो कौन से होंगे? एक होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड, एक होगा वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड। क्योंकि उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं दोनों ही प्रॉब्लम्स में, तो एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। सबसे पहले स्टूडेंट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमें हमेशा एक डर होता है कि कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी वर्कमैन के, किसी मजदूर के कोई चोट ना लग जाए, कोई इंजरी ना हो जाए। तो इसलिए हम हर साल कुछ ना कुछ पैसा एक WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में डालते रहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज हुई तो उस समय अगर हमारे पास कैश ना भी हुआ, पैसा ना भी हुआ, तो हम उस अकाउंट से निकाल के वो पैसा वर्कमैन को दे देंगे और अपने ऊपर ये जो प्रॉब्लम आई है उसे हम निपटा लेंगे। ठीक है जी? अब इसमें क्या क्या केसेस होते हैं आइए समझते हैं। हमें पता है कि जितनी भी ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स थी रिजर्व्स वाली, ये सारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जाती कहाँ है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाती है। ठीक है जी? और उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? गिवन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही हम कर रहे थे। तो आइए अब क्या क्या हमारे पास केस आते हैं देखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे करवाऊंगा चीज। ठीक है जी? देखिए, जैसे हम करते हैं इलस्ट्रेशन 44, ध्यान से समझिएगा। मैं कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन एक ही में करवा रहा हूं। इसमें कहता है हमें बैलेंस शीट दे रखी है, B/S मींस बैलेंस शीट दे रखी है, और इसमें लायबिलिटी साइड पे दे रखा है हमें, ये लायबिलिटी साइड हो गई, ये एसेट साइड हो गई। लायबिलिटी साइड पे हमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने रुपए का? 90,000 रुपीज। ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। डी आ रहा है नया पार्टनर बन के 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है जी? केस 1 में कहता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इफ देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस 90,000 रुपए को बांट लेंगे ABC के बीच में। ठीक है जी? किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि हम जानते हैं नए पार्टनर के ऊपर तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्लियर है? तो हम जानते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? WCR डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट to B's capital account to C's capital account।
WCR के अंदर कितने पैसे थे? 90,000 रुपए थे। इसे 4:3:2 की रेशो में बांटना है। 40,000, 30,000, 20,000। इजी था। अगर ये हमने क्या माना कि WCR के अंदर 90,000 रुपए थे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम पूरे का पूरा अमाउंट बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। केस 2 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। केस 2 में कह रहे हैं कि अगर वर्कमैन के ऊपर क्लेम है 45,000 रुपीज का, हमें कहता है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो है ₹45,000। अब क्या होगा जी, हमारे पास 90,000 रुपए पड़े हुए हैं, 45,000 तो हम क्लेम को दे देंगे, अपने वर्कमैन को क्लेम के लिए दे देंगे, और बचे हुए पैसे को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन, जो वो मांग रहे हैं, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ये जो 90,000 रुपीज था हमारे पास WCR में, 45,000 का तो हमने प्रोविजन बना दिया इन लोगों को देने के लिए। 90 में से 45 गया, बचा 45,000। इस 45,000 को बांट दिया जाएगा ABC में 4:3:2 की रेशो में। ठीक है जी। तो 45 को 9 से डिवाइड किया, 5 5 4 20, 5 3 15, 5 2 10। क्लियर है जी ये बात? श्योर? तीसरा केस देखते हैं क्या है। केस 3 कह रहा है कि जो क्लेम है कंपनसेशन का वो कितना है? वो है ₹99,000। यानी कि जितने पैसे हमारे पास रिजर्व में थे उससे भी 9,000 ज्यादा। तो ये 9,000 रुपए का क्या हो गया? हमें घाटा हो गया। इसमें दो जनरल एंट्री बनेगी। पहली बनेगी WCR डेबिटेड 90,000, नुकसान है जी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिटेड 9,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। ये बात समझ में आती है कि 90,000 रुपए हमारे पास ऑलरेडी थे, 9,000 रुपए को हमने रिवैल्यूएशन से डेबिट कर दिया और 99,000 रुपए 99,000 अपने अपने वर्कमैन के क्लेम के सेटलमेंट में लगा दिए। दूसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? हमारा रिवैल्यूएशन का नुकसान हो गया 9,000 रुपए का। हमें बाकी रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं बता रखा, हमें यह पता है कि हमें 9,000 रुपए का क्या हो गया है? नुकसान हो गया। जब ये 9,000 रुपए का नुकसान हो गया तो इस नुकसान को सफर कौन करेंगे? ABC, और वो भी 4:3:2 में। ये बात समझ में आती है? ठीक है जी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? ₹9,000। ये जो 9,000 था सेम 9,000 यहां आ जाएगा। अब इसे हमने बांटना है ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में 4:3:2 में, यानी कि 4,000, 3,000 और 2,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स?
जैसे हमने ये टॉपिक किया था WCR का, अगला टॉपिक हम करेंगे IFR का, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। उसमें भी कौन कौन से केसेस आते हैं, आइए वो देखते हैं। कुछ हद तक आपको लगेगा वो टॉपिक इससे रिलेटेड ही है, कुछ शायद आपको लगे अलग है, तो हर एक के अपने व्यूज हैं। आइए देखते हैं आप लोगों को टॉपिक के बाद आपके व्यूज इस टॉपिक पे क्या होते हैं। देखिए, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। देखिए, ABC 3 पार्टनर्स हैं, इलस्ट्रेशन 45 कर रहे हैं हम। ABC 3 पार्टनर्स हैं, PSR है 4:3:2। D को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। अगेन हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, मैं इस बार लायबिलिटी एसेट नहीं लिख रहा। IFR हमें दे रखा है 18,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है ₹2 लाख। क्लियर है जी। यहां पर 5 केसेस हैं, मैं पहले पांचों केसेस लिख देता हूं। केस 1, इफ देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन, ये केस 1 है। केस 2 में कहता है कि मार्केट वैल्यू, MV मींस मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, ₹2 लाख है। थर्ड केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ₹1,91,000। फोर्थ केस कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,73,000। और केस 5 में कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ₹2,18,000। ये बात समझ में आती है जी। तो आइए एक एक करके जनरल एंट्री करते हैं। हमें पता है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे है, तो डिस्ट्रीब्यूट होकर कहां जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्रॉस एंट्री। तो जब फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो हम इस पूरे 18,000 के अमाउंट को बांट देंगे ABC की ओल्ड PSR में, तो जनरल एंट्री हो जाएगी IFR डेबिटेड 18,000 to A's capital account to B's capital account to C's capital account। 18,000 को 432 में बांट लेंगे, 9 से डिवाइड किया 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर है जी। केस 2, मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 2 लाख, यानी कि कोई चेंज नहीं है, तो सेम यही 18,000 को हम बांट देंगे